नमस्कार, मैं पीसी तिवारी आप सभी का राजपूत ट्यूटोरियल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रेला में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब पिछली दो क्लासेस जो हैं वो देख चुके होंगे। ठीक है, पहली क्लास में हमने जीएमए के ऊपर डिस्कशन किया था, दूसरी क्लास में हमने एआर के ऊपर डिस्कशन किया था। अब ये आखिरी पार्ट है इस पर्टिकुलर रीजनिंग का, जिसमें हम लोग एलआर और रेस्ट ऑफ द जो कंटेंट है उस पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए। तो इस वाले सेक्शन में जनरली हमें देखना है, यदि हम सिलेबस को देखें तो हमें एलआर देखना है। एलआर मतलब लॉजिकल रीजनिंग। उस लॉजिकल रीजनिंग में हमारे पास टेस्ट ऑफ इनइक्वालिटी एक हमें ये देखना है। दूसरा देखना है हमें स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। तो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन में दो पार्ट है हमारे पास, एक है पार्ट 1 और दूसरा है पार्ट 2। तो ये पार्ट 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास है स्टेटमेंट एंड अजम्पशन। स्टेटमेंट एंड अजम्पशन का मतलब होता है कथन एवं पूर्व धारणा, या फिर कहते हैं कथन और अनुमान। ठीक है, और इसी में हम लोग देखेंगे आपका डिसीजन मेकिंग। ठीक है, उसी डिसीजन मेकिंग में आपके दो पार्ट रहेंगे, एक आपका इसी में एलिजिबिलिटी टेस्ट भी आ जाएगा साथ में। तो ऐसे करके हमारे पास 4-5 सेक्शंस हैं जिसको हम लोग इस पर्टिकुलर क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चंस हम देखेंगे, क्वेश्चंस पे आपको प्रैक्टिस करना है। काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं जो मैंने यहाँ पे लेके आए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस पे। ये हमारा पहला प्रश्न है। ठीक है, ये भी एक तरह का स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाला ही प्रश्न है। आपके सीजीपीएससी प्रीलिम्स में सिर्फ एक ही बार ये पेपर में आया हुआ है, सिर्फ सिंगल टाइम। ठीक है, 2018 या फिर 2019 के आसपास इस तरह का प्रश्न आया हुआ है। अब इस तरह के प्रश्न को बनाने का तरीका क्या होता है, इसको आपको देखना है। ठीक है, तो ट्राई करिए, पहले आप एक बार बताइए आंसर क्या आ रहा है। इस तरह के प्रश्न को बनाने के लिए सबसे पहले जिस भी एलिमेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए एम से लेकर के हम पी के बारे में बात कर रहे हैं, कहां से कहां तक जाना है, एम से पी तक। तो हमें एम से पी तक जाना है, तो हम यहां एम लेंगे, यहां से हम कहां तक जाएंगे, पी तक जाएंगे। ठीक है, एक थंब रूल आप याद रखिएगा, वो है कंसीडर कॉमन साइन एंड इग्नोर इक्वल साइन। ये हमारा पहला थंब रूल है, फर्स्ट थंब रूल, कंसीडर कॉमन साइन एंड इग्नोर इक्वल साइन। और सेकंड जो थंब रूल है वो कहता है अपोजिट साइन यदि दो एलिमेंट के बीच में है तो उसके बीच में नो रिलेशन, नो रिलेशन एग्जिस्ट करेगा, मतलब कोई रिलेशन उनके बीच में नहीं होगा। चलिए हम चेक करते हैं यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर है। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि एम से लेकर के पी तक जाना है, कंसीडर कॉमन साइन एंड इग्नोर इक्वल साइन। तो देखो, एम से लेकर के जब पी तक जाएंगे, जहां पर भी दो एलिमेंट के बीच में सिंगल इक्वल साइन होगा उसे इग्नोर कर देना है, क्योंकि या तो एम लिख लूं यहां पर या तो टी लिख लूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो हम आगे जाएंगे तो एम से लेकर जब हम यहां तक जाते हैं तो यहां लेस देन इक्वल दिख रहा है, यहां लेस देन दिख रहा है। तो इससे फाइनलाइज ये होता है कि एम इज लेस देन पी, जो कि यहां दिख रहा है कि m इज लेस देन p, मतलब ये वाला कंक्लूजन क्या है, सही है। अब हम आते हैं
टी और बी के बीच में, तो यहाँ पे टी है और ये लास्ट वाला पार्ट क्या है, बी है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ऐसा साइन दिया हुआ है और ये ऐसा साइन है, इन्हीं को हम लोग कहते हैं क्या, अपोजिट साइन। इसका मतलब है कि टी से लेकर बी तक अपोजिट साइन उसके बीच में एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब है कि सेकेंड वाला कंक्लूजन क्या हो गया, गलत। जब दो एलिमेंट के बीच में अपोजिट साइन रहता है, इसका मतलब है उनके बीच में कोई भी रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, सीधा सीधा। P इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू बी, तो यहां पर P है, यहां P से लेकर यदि हम B तक जाते हैं तो यहां ग्रेटर साइन है और यहां ग्रेटर इक्वल है। दोनों में कॉमन करेंगे तो सिर्फ एक ही चीज फाइनलाइज हो पाएगी, वो ये है कि P इज ग्रेटर देन B, बट यहां इक्वल टू बी भी साथ में दिया है, इसीलिए गलत हो जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं M से लेकर R तक। जब M से R तक जाते हैं तो ये M है और ये R है, इन दोनों के बीच में कॉमन साइन सिर्फ एक ही है, वो है M इज लेस देन आर इक्वल टू R, जो कि है, इसीलिए ये सही हो गया। इसका मतलब है कि फर्स्ट और फोर्थ जो है वो क्या है, करेक्ट है और बाकी रॉन्ग है। तो फर्स्ट और फोर्थ जो है वो यहाँ पे क्या है, सही है। ठीक है, देखिए अभी तो प्रश्न इसलिए भी आपके लिए आसान हो गया क्योंकि नोटेशन डायरेक्ट यूज किया गया है। कभी कभी एग्जामिनेशन में इस नोटेशन को ना किसी दूसरे नोटेशन से रिप्लेस करता है और उस रिप्लेसमेंट वाले नोटेशन को बताता है कि वो क्या ही रिप्रेजेंट कर रहा है, कभी परसेंटेज, कभी डॉलर, कभी हैश, इस तरीके से। ठीक है, तो फिलहाल मेरे को लगता है कि ये 2 पॉइंट आपको समझ में आ गए। इन दोनों का यूज जो है वो हमने यहाँ पे किया है, उसके हिसाब से आपका डी ऑप्शन जो है वो फाइनल आंसर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये सेकेंड पॉइंट है, सेकेंड क्वेश्चन। जब आप इसमें देख रहे हैं तो आपको जहां तक जाना है वो क्या है, के और टी। जब हम यहां से लेकर के यहां तक जाते हैं तो जैसा कि कहा गया है इग्नोर इक्वल साइन, तो इग्नोर इक्वल साइन देख रहे हैं यहां पे ऐसा, तो हमारा जो फाइनल आ रहा है वो आ रहा है के इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू टी, आ रहा है। क्योंकि के इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू टी आ रहा है, ना तो यहां पर है ना तो यहां पर है, इसीलिए ये दोनों रिलेशंस जो है वो क्या है, गलत है। ठीक, लेकिन ध्यान रखिए कि जब ऐसा कोई एक्सप्रेशन आता है ना, तो ध्यान रखें कि जब ऐसा आ जाए या फिर कहीं पर क्या आ जाए, इस तरीके से आ जाता, ठीक है, ऐसे आ जाता या फिर इस तरीके से आ जाता, तो उस सिचुएशन में आपको यह ध्यान रखना है कि इसका एक साइन किसी एक एलिमेंट में, जैसे k इज ग्रेटर देन t यहां पर हो जाए, k इज इक्वल टू यहां पर हो जाए। जब ऐसा फाइनल, यदि यही नोटेशन अलग अलग कंक्लूजन्स में आ जाएं, तो उस कंडीशन पर इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाता है, इन दोनों का क्वेश्चन का, कि आइदर या तो एक या तो दो सही है। मतलब इस तरह के रिलेशंस में आपका जो फाइनल जवाब आएगा वो आएगा आइदर फर्स्ट और सेकंड। ऐसा समझ पाए? पहले तो आप जो हमारे रूल्स हैं उस रूल्स को अप्लाई करिए और उससे उनके बीच का रिलेशन निकाल लीजिए। हमने फाइनलाइज किया कि हमारा यहां से लेकर यहां तक में कॉमन साइन के हिसाब से ये आ रहा है, आ रहा है। इसका एक साइन एक में होना चाहिए, दूसरा साइन यदि दूसरे में है, तो उस कंडीशन पे इस प्रश्न का जवाब क्या होगा, या तो एक या तो दो, आइदर वन और टू। और आप जानते ही हैं कि सीजीपीएससी प्रीलिम्स में या फिर किसी भी एग्जाम्स की बात करूं ओवरऑल में, तो आइदर और वाला जो केस होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। और मैक्सिमम टाइम या तो एक या तो दो, आइदर वन और टू वाले क्वेश्चन ही एग्जामिनेशन में ज्यादातर क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहां पर हमने जो क्वेश्चन लिया है ये कथन एवं निष्कर्ष से रिलेट करता है। किससे रिलेट करता है? कथन एवं निष्कर्ष से। आपके पास यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए रहेंगे और उस स्टेटमेंट के बेसिस पर आपको यहाँ पर क्या करना है, जवाब देना है। जैसे लिखा है, डॉक्टर लोग केवल गोरी लड़कियों से विवाह करते हैं, किरण बहुत गोरी है, ऐसा आपको एक मेंशन दिया हुआ है। ठीक है, अब यदि इस तरह के प्रश्नों को फाइनलाइज करेंगे तो यहां लिखा है किरण का विवाह किसी वकील से हुआ है, दूसरा लिखा है कि किरण का विवाह किसी वकील से नहीं हुआ है। किरण का, वकील बोलता हूं, डॉक्टर से। किरण का विवाह किसी डॉक्टर से हुआ है, यहां पे लिखा है किरण का विवाह किसी डॉक्टर से नहीं हुआ है। ट्राई करिए एक बार आप स्टेटमेंट को देख करके कि क्या जवाब आप देंगे इस स्टेटमेंट का, कंक्लूजन के रिगार्डिंग कौन सा कंक्लूजन सही है और कौन सा गलत है। चेक करिए और बताइए कि क्या जवाब देंगे आप।
एक चीज समझिएगा इस तरह के प्रश्नों के लिए, डॉक्टर जो है, डॉक्टर के लिए यहां पे कंडीशनल है पॉइंट कि उसका विवाह जो है वो गोरी लड़की से होगा। ठीक है, लेकिन क्या प्रॉब्लम है, यदि किरण के पास ऑप्शन है तो किरण के पास डॉक्टर एक तरफ ऑप्शन है और एक तरफ जो डॉक्टर नहीं है वो है ऑप्शन में। इसीलिए इस प्रश्न का जवाब किरण का विवाह किसी डॉक्टर से हुआ है, किरण का विवाह किसी डॉक्टर से नहीं हुआ है। इसीलिए इस क्वेश्चन का जवाब आएगा सी, या तो एक या तो दो। ठीक, आइदर फर्स्ट और सेकंड इस क्वेश्चन का जवाब है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री से वित्त मंत्रालय की अनियमितताओं को देखते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि वे या तो कल तक इस्तीफा दे दें या फिर मंत्रिमंडल से बर्खास्त होने के लिए तैयार हो जाएं। कभी कभी भविष्य में दो ही घटनाएं हो सकती हैं, और दो ही घटनाएं जब होती हैं तो इस तरह के प्रश्नों के लिए जो जवाब होता है वो या तो एक या तो दो होता है। जैसे कि यहां पर प्रधानमंत्री ने वित्त मंत्रालय की अनियमितताओं को देखते हुए वित्त मंत्री से कहा कि या तो वो कल तक इस्तीफा दे दें या फिर वो मंत्रिमंडल से बर्खास्त होने के लिए क्या हो जाए, तैयार हो जाए। इसका यह मतलब है कि इस तरह के प्रश्न का भी जवाब जो है वो क्या आएगा, या तो एक या तो दो, इस तरीके से, आइदर फर्स्ट और सेकंड। अब जो प्रश्न हम देखने जा रहे हैं वो प्रश्न एलिजिबिलिटी टेस्ट से रिलेट करता है। किससे रिलेट करता है, एलिजिबिलिटी टेस्ट से। तो एलिजिबिलिटी टेस्ट का प्रॉब्लम भी आपके पेपर में सीजीपीएससी प्रीलिम्स में दो बार पूछा गया है। 2020 में पूछा गया है और 2021 में पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद एलिजिबिलिटी टेस्ट से कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं आया हुआ है। ठीक है, तो यहां पर जब आप देखते हैं कि संगम इंटरनेशनल स्कूल के प्रधानाचार्य की नियुक्ति से संबंधित नियम पढ़ें, मतलब संगम इंटरनेशनल स्कूल के प्रधानाचार्य की नियुक्ति से संबंधित कुछ नियम दिए गए हैं, उसके बेसिस पर आपको समझना है कि प्रॉब्लम क्या होगा और किस तरीके से आपको बनाना है। ठीक है, तो लिखा है जब इस तरह का प्रश्न आता है तो इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व कैसे किया जाता है। ठीक है, तो जब इस तरह का प्रश्न पेपर में आता है तो सबसे पहले जो आपको देखना चाहिए वो ये कि कौन कौन सी कंडीशंस दी हुई है, पहले उसे एनालाइज कर लीजिए। तो हमारे पास यहां पर तीन कंडीशन दी हुई है कि किसी भी विषय में स्नातकोत्तर होना चाहिए, उसके पास एकीकृत रूप से न्यूनतम 60% अंकों के साथ बीएड की उपाधि होनी चाहिए। ऐसा करके आपको दिया हुआ है फर्स्ट पॉइंट में। ठीक है, तो इसका मतलब है कि स्नातकोत्तर, इसका मतलब क्या, यूजी। ठीक है, यूजी की पीजी, स्नातकोत्तर मतलब पीजी, पीजी हो गया। उसके बाद आपके पास एकीकृत रूप से बीएड की डिग्री। ठीक है, इन दोनों में इंडिविजुअली कितना परसेंट होना चाहिए, 60% होना चाहिए जैसा लिखा है। उसके बाद आपके पास 1 अप्रैल 1968 और 31 जुलाई 1987 के बीच में उसका क्या होना चाहिए, जन्म होना चाहिए, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है उसके पास 10 से अधिक वर्षों का शिक्षण अनुभव होना चाहिए। इसका मतलब है एक्सपीरियंस जो है वो ग्रेटर देन 10 ईयर्स होना चाहिए। ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 10 ईयर्स होना चाहिए, ऐसा लिख दिया गया। इसका मतलब है कंपलसरी है कि 10 ईयर से ग्रेटर देन होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए कुछ एक्सेप्शन दिए गए हैं, जैसे यदि 10 वर्ष से कम का हो तो यहां पर एक्सेप्शन है कि यदि एक्सपीरियंस 10 वर्षों से कम का रहेगा तो उसमें भी काम चल सकता है, बट कम से कम 5 वर्षों तक उप प्रधानाचार्य रह चुका हो तो उसका साक्षात्कार कौन लेगा, अध्यक्ष लेगा। दैट मीन्स चेयरमैन जो है उसका साक्षात्कार लेगा। जो उम्मीदवार अन्य सभी मापदंडों को पूरा करता है, मतलब पहला और तीसरा यदि पूरा कर लेता है तो उस सिचुएशन पे सेकंड पे एक्सेप्शन दिया जा सकता है। 1 अप्रैल 1968 से और 1 अप्रैल 1963 को हुआ हो
तो उसके बाद हुआ तो साक्षात्कार कौन लेगा? आपका न्यास मंडल लेगा। तो पहले बारीकी से पॉइंट आउट कर लीजिए कि कौन कौन से पॉइंट हैं जो यहाँ पे कंसीडरेशन में है, और उसके बाद फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लम को बना सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे 3 पॉइंट है। किसी भी विषय में स्नातकोत्तर होना चाहिए, इसका मतलब है कि पीजी होना चाहिए। पीजी होना चाहिए इसका मतलब है कि पीजी जो है स्नातकोत्तर या फिर जो भी जिस हिसाब से भी बात वो कर रहा है उसके हिसाब से आपको समझना पड़ेगा। फिलहाल है कि पीजी और बीएड दोनों में इंडिविजुअली क्या होना चाहिए, 60% होना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन में कह दिया है। दूसरा पॉइंट आपके उसके जन्म के लिए कहा गया है कि 1 अप्रैल 1968 और 31 जुलाई 1987 के बीच में उसका जन्म होना चाहिए। उसके पास 10 से अधिक वर्षों का शिक्षण अनुभव होना चाहिए, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। निम्नलिखित अपवाद मान्य होंगे। जिस उम्मीदवार के पास 10 वर्षों से कम का शिक्षण अनुभव होगा किंतु 5 वर्षों तक उप प्रधानाचार्य रह चुका होगा, उसका साक्षात्कार अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा। तो सबसे पहला काम तो आप ये करिए कि जो पॉइंट मैं यहाँ पे नोट डाउन किया हूँ, हाईलाइट किया हूँ, उसको आप पहले शॉर्ट में उतार लीजिए। जब आप उसे शॉर्ट में उतार लेंगे तो उसके बाद ही आप प्रॉब्लम बना पाएंगे। ठीक है, एक बार ट्राई करिए, पहले शॉर्ट में उतार लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूं। चलिए, यहां एक बंदे के बारे में बताया गया है जिसका नाम क्या है, धना जी। धना जी 7 वर्षों तक मॉडल स्कूल के उप प्रधानाचार्य रह चुके हैं, वाइस प्रिंसिपल 7 ईयर्स के लिए। 63% 63% अंकों के साथ राजनीतिक विज्ञान में एमए, ये क्या हो गया, पीजी हो गया। 72% अंकों के साथ उनका क्या हो गया, बीएड हो गया। तो समझ लो कि पीजी जो है वो कितना हो गया, 63%। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, एमए, ये कितना है हमारे पास, 72%, एमए बोलता हूं, बीएड है ना ये, 63% हो गया। बीएड जो है वो कितना हो गया, 72% बीएड हो गया। ठीक है, उन्होंने उन्होंने मॉडल स्कूल में 12 वर्षों तक शिक्षण कार्य किया है, मतलब एक्सपीरियंस जो है वो उनको क्या है, 12 ईयर्स का है। ठीक, 72 में जन्म हुआ है। आप देख लीजिए कि 68 से 87 के बीच में होना चाहिए, तो वो भी है। इसका मतलब है कि सारी चीजें फाइनलाइज की जाती हैं। इसका मतलब है कि उम्मीदवार का चयन किया जाना चाहिए। उम्मीदवार का क्या किया जाना चाहिए, चयन किया जाना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। विद्या 16 वर्षों से विभिन्न निजी विद्यालयों में गणित और विज्ञान पढ़ाती आ रही है। ठीक, उन्होंने एमएससी में 78% अंक और बीएड में 59% अंक प्राप्त किए हैं। उनकी आयु 41 वर्ष की है। विद्या के बारे में क्या निर्णय लिया जाना चाहिए? ठीक है, आप यदि थोड़ा सा देखें, आप इस पॉइंट को पढ़ें और समझें। ये 5 पॉइंट जो है, 3 यहां पर है, 2 यहां पर है। सबसे कंपलसरी कंडीशन है ये पहली वाली। यदि पहली कंडीशन एग्री नहीं होती है, ठीक है, उसके बाद की कंडीशन एग्री भी हो जाती है, तब भी उस व्यक्ति का चुनाव नहीं हो सकता। तो इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। 16 वर्षों से विभिन्न निजी विद्यालयों में अंग्रेजी और गणित और विज्ञान का पढ़ाती हुई आ रही हैं। एमएससी में 78% अंक और बीएड में 59%। क्योंकि यहां पर बीएड में 59% बोल दिया है, 60% है नहीं, इसका मतलब है कि इस बंदे का चुनाव नहीं हो सकता। उम्मीदवार को क्या किया जाएगा, अस्वीकृत किया जाएगा। उम्मीदवार को क्या कर देंगे, अस्वीकृत कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलो इसको आप लोग ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 आप ट्राई करिए।
कपूरचंद जैन 5 महीनों तक प्रभात हाई स्कूल के प्रधानाचार्य, 3 वर्षों तक उप प्रधानाचार्य और 14 वर्षों तक हिंदी विभाग के प्रमुख रह चुके हैं। उन्होंने 56% अंकों के साथ हिंदी में एमए की उपाधि और 75% अंकों के साथ संस्कृत में एमए की उपाधि प्राप्त की है। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई एग्जाम या फिर कोई जॉब के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं या उस जॉब के लिए आपको प्रेफरेंस लेना है, तो पॉइंट ये होता है कि आपको वो पर्टिकुलर डिग्री होना चाहिए। कभी कभी लोग जैसे एमए वगैरह किए तो एक सब्जेक्ट में ना करके 2 सब्जेक्ट में कर लेते हैं, ताकि उस पर्टिकुलर यदि डिग्री में आपके मतलब परसेंटेज मार्क्स उतने अच्छे नहीं है तो दूसरे वाले में वो कर लेते हैं। जैसे यहाँ लिखा है कि 56% अंकों के साथ हिंदी में एमए किया है, बट उस बंदे को कितना चाहिए, 60% चाहिए। तो वो क्या किया, 75% अंकों के साथ उसने संस्कृत में क्या कर लिया, एमए कर लिया। इसका मतलब है कि पीजी उसके पास है। बीएड में 65% है, वो भी हो गया। उसके बाद उसका जन्म 1969 में हुआ है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। और लिखा है कि 3 वर्षों तक उप प्रधानाचार्य रह चुका है और 14 वर्षों तक वो हिंदी विभाग का प्रमुख रह चुका है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि सारी कंडीशंस एग्री कर रही है। सारी कंडीशंस क्या कर रही है, एग्री कर रही है। आप एक बार चेक करिए, एक बार आप चेक करिए और समझिए कि क्या चीजें हो रही हैं इसमें। ठीक है, सारी चीजें इसमें एग्री कर रही हैं, उसके हिसाब से जवाब हम दे रहे हैं। तो बीएड में उन्होंने 65%, ठीक है। तो ओवरऑल में बात करेंगे तो पीजी, पीजी कितना हो गया, 75%। बीएड जो है वो कितना है आपका, 65%, ठीक है। फिर वो डेट के लिए जो डेट ऑफ बर्थ है वो भी ठीक है, 1969 है, ये भी कोई इशू नहीं है। और 10 वर्षों से 14 वर्षों तक वो एक्सपीरियंस वाला जो है वो भी मोर देन 10 ईयर्स है। इसका मतलब है सारी चीजें एग्री कर गई हैं, इसीलिए उम्मीदवार का क्या होना चाहिए, चयन होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। कमर अहमद ने 18 वर्षों तक गवर्नमेंट हाई स्कूल में फारसी और उर्दू का शिक्षण कार्य किया है। एमए उर्दू में 64% अंक अर्जित किए हैं। एमए में उर्दू में कितना, 64, और ये क्या हो गया, एक्सपीरियंस हो गया। एमए फारसी में 58, तो किसी एक में जरूरत थी वो है। बीएड में 61%, वो भी ठीक है। उनका जन्म जो है वो 65 में हुआ है। यदि आप देखेंगे तो डेट ऑफ बर्थ के कंडीशन पर एक एक्सेप्शन दिया हुआ था, यदि किसी का जन्म 1968 से पहले हुआ है तो ये रेंज में कहां तक जाएगा, इसके पहले में 1963 तक चला जाएगा। और उनका 65 है, तो उस कंडीशन पर उसका साक्षात्कार कौन लेगा, न्यास मंडल लेगा। आप चाहें तो देख लें, इसमें बाकी सारी कंडीशंस एग्री कर रही है, बस एक ही कंडीशन है जो नहीं एग्री कर रही है। देखिए, जो उम्मीदवार अन्य सभी मापदंडों को पूरा करता है किंतु 1 अप्रैल 1968 से पहले किंतु 1 अप्रैल 1963 को हुआ है, उसके बाद हुआ है, तो उसका साक्षात्कार कौन लेगा, न्यास मंडल लेगा। इसीलिए इस तरह के प्रश्नों को आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए इस तरह के प्रश्नों का जवाब जो है वो क्या है, उम्मीदवार को न्यास मंडल के पास साक्षात्कार के लिए क्या किया जाएगा, भेजा जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। श्रीमती मार्थ डिसूजा 21 वर्षों से अलग अलग निजी विद्यालयों में अंग्रेजी का शिक्षण कार्य करती हुई आई हैं। इसका मतलब है ईयर ऑफ एक्सपीरियंस तो हो गया। एमए में 62% है, बीएड में 64% है। इसका मतलब है कि पहले वाली कंडीशन भी एग्री कर गई है। लेकिन यहां पर कहीं पर भी डेट ऑफ बर्थ नहीं बताया गया है। ठीक है, उनको 2005 में आदर्श शिक्षक के रूप में राष्ट्रपति पदक प्राप्त हुआ है, वो सब कुछ सही है। प्रॉब्लम यह है कि इसमें पूरी जानकारी नहीं है। इसमें एक ऑप्शन अभी मिसिंग है, जिसमें लिखा होना चाहिए डाटा जो है वो क्या है, सफिशिएंट नहीं है। डाटा सफिशिएंट जो है नहीं है। तो आंकड़े जो हैं वो क्या है, अधूरे हैं। जब तक इसमें डेट ऑफ बर्थ की इंफॉर्मेशन नहीं होगी तब तक हम मार्थ डिसूजा के बारे में कोई भी निर्णय नहीं ले सकते। इसीलिए इस वाले पॉइंट को इस तरीके से आपको दिया हुआ है। ठीक है, आई होप आप ये समझ पाए होंगे कि एलिजिबिलिटी टेस्ट के प्रॉब्लम को कैसे बनाते हैं।
2 बार प्रीलिम्स में जो है वो आ चुका है। मे भी हो सकता है कि आपके इस बार के पेपर में भी एलिजिबिलिटी टेस्ट आए। प्रॉब्लम बड़ा सिंपल सा है, कंडीशन आपको बता दी जाती है, उस कंडीशन को बस आपको समझ लेना है कि क्या क्या कंडीशन है उस पर्टिकुलर जॉब के लिए या उस इंटरव्यू के लिए या फिर कुछ और चीज के लिए जिसके बारे में वो क्वेश्चन में बात कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब जो प्रश्न हम देख रहे हैं ये डिसीजन मेकिंग का पार्ट है, निर्णयन। जैसे आप अधिकारी जब बनेंगे तो उस समय आपके सामने जब सिचुएशंस आएगी, केस स्टडी टाइप की सिचुएशंस जब आती है तो आप किस तरीके से उस पर बिहेव करेंगे, तो उसी पर बेस्ड कुछ प्रश्न होते हैं। भारतीय नागरिक होने के नाते आपको नियम कानून व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए ताकि आप उस पर सही निर्णय ले सकें। ठीक है, तो हम उसी पर बेस्ड यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हैं। आपको अपना परीक्षा शुल्क शीघ्र जमा करवाने हेतु धन की आवश्यकता है। एक सिचुएशन आपको दी गई है, उस सिचुएशन में आप कैसे परफॉर्म करेंगे, आपके पास 4 ऑप्शन भी दिया हुआ है, उसके हिसाब से आपको जवाब देना है। तो लिखा है कि आपको अपना परीक्षा शुल्क शीघ्र जमा करवाने हेतु धन की आवश्यकता है। सड़क पर चलते हुए आपको रुपयों से भरा हुआ बटुआ मिलता है। ठीक है, इस स्थिति में आप क्या करेंगे? बताइए क्या करेंगे इस स्थिति में? ध्यान रखिए, आप धन को अपने पास रख लेंगे और अपना परीक्षा शुल्क जमा कर लेंगे, ये गलत बात होगी। ठीक है, दूसरी बात, अपने बटुए के मालिक को ढूंढने का प्रयास करेंगे। हो सकता है कि आगे कहीं पर वो हो, तो थोड़ा एक बार प्रयास आप कर सकते हैं। तीसरा, आप बटुआ पुलिस को सौंप देंगे। यदि मान लीजिए नहीं मिलता है तो आप बटुआ किसको सौंप देंगे? पुलिस को सौंप देंगे। इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन में सबसे बेस्ट आंसर क्या हो सकता है? या तो फर्स्ट या तो सेकंड। ठीक है, तो सिचुएशनल बेस्ड प्रॉब्लम हो सकता है कि आप एक अधिकारी हैं, आपके सामने ये सिचुएशन आती है, बताइए इस स्थिति में क्या करेंगे। बहुत ही टिपिकल टाइप का नहीं पूछता है, बहुत बेसिक टाइप का पूछता है। बस अपने कॉमन सेंस को इस्तेमाल करना है और जो नियम कानून है वो आपको पता होना चाहिए ताकि आप प्रॉब्लम आसानी से बना सकें। चलिए आगे देखते हैं। इस प्रश्न को बताइए, आपकी मित्र अपने कार्य स्थल पर उत्पीड़ित होने की जानकारी आपको देती है, उस स्थिति में आप क्या कहेंगे? एक सिचुएशन है, कहेंगे आप इसे भूल जाएं, कहेंगे कि यह आपकी स्वयं की गलती है अतः उस व्यक्ति को सुलह करने का प्रयास करें, उससे सुलह करने का प्रयास करें, कहेंगे कि उपयुक्त अधिकारी व्यक्ति अधिकारी से शिकायत करें, जो व्यक्ति परेशान कर रहा है उसे आप अनौपचारिक रूप से बात करके उत्पीड़न रोकने को कहेंगे। बताइए 4 ऑप्शन में आप क्या करना चाहेंगे? बताइए आप क्या करना चाहेंगे? देखिए, यदि आप उनको कहते हैं कि इसे भूल जाएं तो ये गड़बड़ है। स्वयं की गलती है नहीं है ये चीज तो समझना आपको पड़ेगा। ठीक है, कहेंगे कि उपयुक्त जो है ये सबसे बेस्ट आंसर है और उससे अलग से बात करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, समझ रहे हैं बात को? तो सिचुएशन के हिसाब से आपको चीजों को सोचना है। तो फिलहाल आंसर जो है वो क्या है इसका? सी है। यहाँ पर एक और सिचुएशन आपके सामने है। आप ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं और एक यात्री एक यात्री बहुत जोर से संगीत सुन रहा है जिससे सब सहयात्री परेशान हो रहे हैं, मतलब जितने भी यात्रा कर रहे व्यक्ति हैं सभी क्या हो रहे हैं? परेशान हो रहे हैं। आप क्या करेंगे? आप संगीत बजाने वाले यात्री से बात करके उसको आवाज कम करने के लिए कहेंगे। दूसरा, अपने कानों में कान के प्लग लगा लेंगे। 2 और यात्रियों से मिलकर संगीत बजाने वाले की यात्री की पिटाई कर देंगे। उससे अपने कुछ पसंदीदा गानों को बजाने की फरमाइश करेंगे। बताइए क्या जवाब देंगे आप? बहुत ही सिचुएशनल प्रॉब्लम है, कभी कभी लोगों के साथ ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है। ध्यान रखिएगा, कानून व्यवस्था जो है वो बिगड़नी नहीं चाहिए, पहला चीज। और कानून अपने हाथ में नहीं लेना है, किसी की मार पिटाई करके सोल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक है, आप संगीत बजाने वाले यात्री को, क्योंकि पहली सिचुएशन है तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए कि आप उसको जाकर के क्या करें? आवाज कम करने को कहें।
फिर नहीं करता है तो कुछ और पॉइंट के रिगार्डिंग आप कर सकते हैं चीजों को, बट ये मार पीट करना और बाकी सारी चीजें करना ये सही नहीं है। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास जो प्रश्न है, जैसे हमने कथन एवं निष्कर्ष देखा था, वैसे ही हमारे पास अभी प्रश्न है कथन एवं पूर्व धारणा। क्या है? कथन एवं पूर्व धारणा। लिखा है यदि पूरे महीने बारिश नहीं होती है तो अधिकतर किसान संकट में पड़ जाएंगे। यदि पूरे महीने बारिश नहीं होती है तो अधिकतर किसान क्या कर जाएंगे? संकट में पड़ जाएंगे, ऐसा लिखा है। पूर्व अनुमान क्या है? समय से बारिश होना खेती के लिए अनिवार्य है। बिल्कुल ये सही है। सामान्यतः अधिकतर किसान बारिश पर निर्भर करते हैं, ये भी सही है। इसीलिए इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो 1 और 2 दोनों है। इसी अनुमान के तहत ही पूरे महीने बारिश नहीं होती तो अधिकतर किसान जो है वो संकट में पड़ जाएंगे, इसी पॉइंट से रिलेट कर रहा है, क्योंकि समय से बारिश होना खेती के लिए अनिवार्य है, बिल्कुल सही है। और सामान्यतः अधिकतर किसान बारिश पर क्या करते हैं? निर्भर करते हैं, ये भी सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जिन्हें प्रोत्साहित किया जाता है वे बच्चे सामान्यतः अच्छा प्रदर्शन करते हैं। एक प्रधानाध्यापक की ओर से अभिभावक को सूचना, मतलब एक प्रिंसिपल है जो अपने अभिभावक मतलब जो पेरेंट्स होते हैं उनको ये कह रहा है। तो ऐसा क्यों कह रहा है प्रिंसिपल? क्योंकि कुछ अभिभावक बच्चों को प्रोत्साहित नहीं करते हैं, इसीलिए ये पॉइंट कहा जा रहा है। अभिभावक प्रधान अध्यापक की सलाह का पालन कर सकते हैं, तभी तो ऐसी बात कही जा रही है। यदि प्रधान अध्यापक की सलाह का पालन नहीं करेंगे तो ऐसा कुछ भी कहने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसका मतलब है कि इस प्रश्न का जवाब जो आएगा वो क्या आएगा? 1 और 2 दोनों आएगा। ठीक, तो ये 2 तरह के प्रश्न हमने रखे थे। अब इसके बाद जो हम लोग प्रश्न बनाने वाले हैं उसे हिंदी में कहते हैं न्याय निगमन। ठीक है, और इंग्लिश में कहते हैं सीलॉग या फिर सिलोलिज्म। ठीक है, ये भी एक तरह से स्टेटमेंट और कंक्लूजन पर बेस्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, तो जैसे इसको बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। एक तरीका तो हमारा जो है वो क्या है? वेन डायग्राम टेक्निक है। जैसे लिखा है ऑल एप्पल्स आर पाइनएप्पल, तो जितने एप्पल हैं वो सारे के सारे क्या हैं? पाइनएप्पल हैं। पाइनएप्पल हो गए। फिर लिखा है नो एप्पल इज पपाया, जितने भी एप्पल हैं वो पपाया नहीं है। ठीक, अब हमारे पास कंक्लूजन है कि सम पपायाज आर पाइनएप्पल, सम पपायाज आर पाइनएप्पल। प्रॉब्लम यह है कि जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसमें कहीं पर भी पपाया को पाइनएप्पल से रिलेट नहीं किया गया है और ऐसा बताया नहीं गया है, तो ये कंक्लूजन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। समझिए, सेकेंड वाले पॉइंट पे जाते हैं, नो पपाया इज पाइनएप्पल, तो ये भी तो नहीं बताया गया है कि ये है कि नहीं है, इसीलिए ये भी कंक्लूजन क्या हो जाएगा? इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है कि नहीं है, ये दोनों के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। जब भी दोनों कंक्लूजन गलत हो जाए, समझना, और हमारे पास यहां पर जो पॉइंट है कंक्लूजन, उसमें से पहला कंक्लूजन पॉजिटिव और दूसरा कंक्लूजन नेगेटिव, तो हम देख पा रहे हैं कि ये पॉजिटिव कंक्लूजन है, ये हमारे पास क्या है? नेगेटिव कंक्लूजन है। ठीक, और यहां पर हम देख रहे हैं कि यहां पर भी पपायास पाइनएप्पल है, यहां पर भी पपायास और पाइनएप्पल है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि एलिमेंट्स जो है वो क्या है? सेम है। तो हमारी 3 कंडीशंस हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। पहला, फर्स्ट, कि कंक्लूजन फर्स्ट जो है वो क्या होना चाहिए? रॉन्ग होना चाहिए। कंक्लूजन सेकंड भी क्या होना चाहिए? रॉन्ग होना चाहिए, जो कि रॉन्ग है। सेकंड पॉइंट जो इसमें कहा जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि कंक्लूजन 1 जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, कोई भी एक पॉजिटिव होना चाहिए, और कंक्लूजन 2 क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। थर्ड पॉइंट की जब हम बात करते हैं तो उस सिचुएशन पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ये हो गया, ये हो गया। थर्ड पॉइंट है कि एलिमेंट सेम होना चाहिए। एलिमेंट सेम होने का मतलब समझते हैं आप? एलिमेंट सेम होने का मतलब होता है कि यहां पर पपायाज है और पाइनएप्पल्स है, यहां पर भी पपाया है और पाइनएप्पल है, दोनों क्या है? सेम है, इस कारण से ऐसा हो रहा है, अदरवाइज नहीं। तो इस क्वेश्चन का जवाब होगा या तो 1 या तो 2, आइदर 1 और 2। लास्ट ईयर भी इस टॉपिक से क्वेश्चंस आए हुए हैं
और उसके पहले भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो सिलोजिज्म या न्याय निगमन जो है, इससे क्वेश्चंस कंपलसरी आपके पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सभी सेब अनानास हैं, सभी अनानास अंगूर हैं, सभी अंगूर अनानास हैं और सभी सेब क्या है, अंगूर हैं। एक बार आप इसे ट्राई करिए और फिर मुझे बताइए कि क्या आंसर आ रहा है आपका। जैसे इस प्रश्न में कहा है, ऑल एप्पल्स आर पाइनएप्पल्स, ऑल एप्पल्स आर पाइनएप्पल्स, ऑल एप्पल्स आर पाइनएप्पल्स हो गया। ठीक है, ऑल पाइनएप्पल्स आर ग्रेप्स, ऑल पाइनएप्पल्स आर ग्रेप्स। ठीक, चेक करिए, ऑल ग्रेप्स आर पाइनएप्पल, जितने भी ग्रेप्स हैं क्या वो पाइनएप्पल के अंदर है, नहीं है, इसीलिए क्या हो गया, गलत हो गया। क्या ऑल एप्पल्स आर ग्रेप्स, जितने भी एप्पल हैं वो सारे ग्रेप्स हैं, बिल्कुल सही है, इसीलिए सेकंड वाला सही हो गया। इसीलिए इसमें केवल दो जो है वो अनुसरण करता है, केवल दो क्या करता है, अनुसरण करता है। आई होप मैंने जो क्वेश्चंस आपके लिए लिए थे वो काफी अच्छे हैं, आप एक बार ट्राई जरूर करिए इन प्रश्नों को। ठीक है, और इसका जो पीडीएफ है वो आपको इस ऐप में मिल जाएगा, रेला ऐप जो हमारा है, उस रेला ऐप में आपका एक्स्ट्रा स्टफ है। नीचे जब जाएंगे आप तो उसमें नीचे में एक्स्ट्रा स्टफ रहेगा, जैसे मोबाइल का सेक्शन है, साइन इन वगैरह कर लेंगे तो यहाँ पे छोटे छोटे आइकन्स रहते हैं, छोटे छोटे, उसमें एक्स्ट्रा स्टफ करके रहेगा, उसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पर विंडो ओपन होगा, 4 टैब होंगे, उस 4 टैब में एक टैब में रहेगा यूट्यूब पीडीएफ, तो उस यूट्यूब पीडीएफ को आप क्लिक करेंगे तो चीजें आपको मिल जाएंगी। अब एक चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा ओवरऑल में कि देखिए पूरा प्रश्न आपको पढ़ना है और समझना है। जो सबसे इजी प्रश्न रहेगा हमेशा उसी को टारगेट सबसे पहले करना है और उसके बाद फिर जो टिपिकल प्रॉब्लम्स है उनको बनाना है। ठीक है, तो जब भी प्रश्न पेपर आपके हाथ में आएगा, आप सबसे पहले जो है वो एक बार प्रश्न पत्र पूरा देख लीजिए और ये डिसाइड करिए कि कौन सा पोर्शन आप पहले बनाएंगे और कौन सा पोर्शन आप बाद में बनाएंगे। ठीक है, आशा करता हूं कि आप अच्छा करेंगे। ठीक है, थैंक यू।